खबर गुजरात से, जहां पर एटीएस की आनंद जिले में छापेमारी देखने को मिली है। ये बड़ी खबर है। दवा बनाने की फैक्ट्री पर एटीएस की टीम ने रेड मारी है। नशीली दवाओं के साथ 5 लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं। ये बड़ी खबर इस बीच जो सामने आ रही है, 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गुजरात में एटीएस के द्वारा ये रेड की गई है। दवा बनाने वाली फैक्ट्री में ये रेड की गई है। नशीली दवाओं के साथ 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। नशीली दवाओं के साथ गिरफ्तार किया गया है। बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है, नशीली दवाओं के साथ 5 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया पुलिस के द्वारा। ये कार्रवाई की गई है। दवा बनाने की फैक्ट्री पर एटीएस ने रेड की है। बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। दवा बनाने की फैक्ट्री पर एटीएस ने रेड की है और यहां पर नशीली दवाओं को जब्त किया गया है। बड़ी कार्रवाई यहां पर एटीएस के द्वारा की गई है और आनंद जिले में ये कार्रवाई की गई है। आनंद जिले में ये फैक्ट्री मौजूद थी जहां पर कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। बड़ी कार्रवाई की गई है और बड़ी मात्रा में नशीली दवाओं को यहां से जब्त किया गया है, बरामद किया गया है। नशीली दवाओं के साथ 5 लोग गिरफ्तार भी किए गए हैं। दवा बनाने की फैक्ट्री पर एटीएस की टीम के द्वारा रेड की गई है। ये दवा बनाने की ये फैक्ट्री थी जहां पर एटीएस के द्वारा कार्रवाई की गई है। राज्य में विधानसभा चुनावों में हुए सत्ता परिवर्तन के बाद से नक्सलवाद के खात्मे और अबुझमाड़ में विकास की नीयत से लगातार नवीन पुलिस कैंप स्थापित किए जा रहे हैं और अबुझमाड़ में 7 पुलिस कैंप स्थापित करके सड़क, बिजली और पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं के साथ क्षेत्र में ग्रामीणों के लिए शासन की योजना नियाद नीलानार के तहत विकास कार्य किए जा रहे हैं। और इस साल भी पहला पुलिस कैंप नक्सलियों की अघोषित राजधानी कुतुल के पास वाले ग्राम कोड़लियार में स्थापित किया जा रहा है। और आज नारायणपुर कलेक्टर के निर्देश पर जिला प्रशासन का अमला भी पहली बार बड़ी संख्या में ग्राम कोड़लियर पहुंचा और ग्राम के घोटूल में शिविर लगाकर ग्रामीणों से उनकी समस्याओं को सुना है। केंद्र में बैठे भाजपा सरकार के गृह मंत्री द्वारा लगातार जो नक्सलवाद के खात्मे को लेकर एक डेडलाइन घोषित की गई है और उसके ऊपर लगातार कार्रवाई की जा रही है। आज हम पहुंचे हुए हैं नारायणपुर के घोर नक्सल प्रभावित और अबुझमाड़ के क्षेत्र में ग्राम कुतुल में पहुंचे हुए हैं, जिसे नक्सलियों की अघोषित राजधानी भी कहा जाता है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस प्रकार से पुलिस प्रशासन की पहुंच अब तक यहाँ पर नहीं है, क्योंकि ये एक नक्सल स्मारक है जो अब यहाँ पर जैसे पुलिस पहुंचती है तो इन स्मारकों को तोड़ दिया जाता है। कहीं ना कहीं ये नक्सली जो उनके जो साथी मारे जाते हैं उनके याद में इस प्रकार के स्मारक बनाते हैं। ये पहला स्मारक है और दूसरी तरफ भी देख सकते हैं एक और स्मारक है। यहाँ पर उसमें लगातार एक लकड़ी के पट्टों पर कहीं ना कहीं नारे भी लिखे गए हैं और इस प्रकार का जो ये स्मारक है 3/8/2020 को बनाया गया है। ये कुतुल ग्राम के घुसते ही सामने मार्ग में देखने को मिलता है, जो कहीं ना कहीं एक प्रवेश द्वार के तौर पर और कहीं ना कहीं नक्सलियों के वर्चस्व को दिखाता है। इस क्षेत्र में नक्सलियों के तूती जो बोलती है इस क्षेत्र में, उसको कहीं ना कहीं प्रदर्शित करता है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये जो मार्ग है ये नारायणपुर को महाराष्ट्र से जोड़ने वाला, छत्तीसगढ़ को महाराष्ट्र से जोड़ने वाला एक मार्ग NH 130D है, जो जिसके बगल में ही नक्सल स्मारक बनाए गए हैं। कहीं ना कहीं ये नक्सलियों की जो वर्चस्व को दर्शा रहा है और इस क्षेत्र में कहीं ना कहीं जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के पहुंच को कहीं ना कहीं नकार रहा है। लेकिन हाल ही में नारायणपुर के पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार पहुंचे हुए थे और इन क्षेत्र में विकास का दावा कर रहे हैं। पास में नवीन पुलिस कैंप खोले गए हैं। उसके बाद से इन क्षेत्रों में लगातार नक्सलियों की जो पैठ है उसको कम करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही साथ नियत नीलानार योजना, जिसका हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, नियत नीलानार योजना के तहत इन ग्रामीण क्षेत्रों में विकास पहुंचाने की एक नियत जो सरकार है, राज्य सरकार की है और इन क्षेत्रों में उस दृष्टिकोण से लगातार कार्य भी चालू कर दिए गए हैं। वर्तमान में कुतुल में अभी कार्य आरंभ नहीं हुआ है, लेकिन ग्राम कुतुल में भी जल्द पुलिस प्रशासन पहुंचेगी और इन क्षेत्रों को विकास के पहिए से जोड़ा जाएगा और यहाँ पर विकास सरपट गति से दौड़ने लगेगा। इंडिया न्यूज, आकाश सिंह ठाकुर, नारायणपुर। नक्सलियों की अघोषित राजधानी कहे जाने वाले ग्राम कुतुल में आज हम पहुंचे हुए हैं और
अभी हम मौजूद हैं कुतुल के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के सामने में। आप मेरे पीछे देख सकते हैं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का एक बोर्ड लगा हुआ है और साथ ही साथ एक बिल्डिंग की स्थिति आप देख सकते हैं किस प्रकार के बिल्डिंग में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र संचालित है। मैं बार-बार बता दूं यह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, ना कि कोई सब सेंटर है। ये एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है जहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाती है और अभी वर्तमान में यहाँ पर ताला लगा हुआ है। निश्चित तौर पर जो कोडलियार में कैंप लगा हुआ है वहाँ पर जो यहाँ के पदस्थ कार्यकर्ता हैं वो पहुँचे हुए हैं। अभी वर्तमान में कोई भी यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए मौजूद नहीं है। नक्सलियों के बड़े-बड़े नारे इन दीवालों पर आप देख सकते हैं। 28 जुलाई, कल 3 अगस्त, ये इस प्रकार की भाषा में लिखा हुआ, गोंडी भाषा में लिखा हुआ एक पूरे तरीके से स्लोगन है और नक्सली यहाँ पर इनकी कितनी बड़ी पहुँच, कितनी अच्छे से पहुँच है, इसका साफ दर्शाता है कि सरकारी बिल्डिंग में नक्सलियों के नारे लिखे हुए हैं। साथ ही साथ पूरे गाँव में सन्नाटा पसरा हुआ है। ये सन्नाटा कहीं न कहीं नक्सल की दहशत को बयाँ करता है। हाल ही में कोडलियार में पास के गाँव में पुलिस कैंप स्थापित हुआ है, जिसके बाद से लगातार क्षेत्र में शांति व्यवस्था की पहल की जा रही है और पुलिस कहीं न कहीं इन क्षेत्रों में पहुंचकर कार्य करने की बात कह रही है और नक्सलवाद है, जिससे निपटने का और क्षेत्र में विकास पहुंचाने का बात जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन करता नजर आ रहा है। अब देखने वाली बात होगी कितनी जल्दी यहाँ तक के लोगों को सुविधाएं मिल पाती है। इंडिया न्यूज़, आकाश ठाकुर। खबर कांकेर से, जहां पर जेपी इंटरनेशनल स्कूल में हंगामा देखने को मिला है। 7वीं कक्षा की छात्राओं ने बैड टच की शिकायत की है। परिजनों ने स्कूल में हंगामा किया और छात्राओं ने शिक्षक पर आरोप लगाया है। स्कूल प्रबंधन पर मामले को छुपाने का आरोप है और मामले के तूल पकड़ने को लेकर स्कूल प्रबंधन जागा है। स्कूल प्रबंधन प्रिंसिपल ने कोतवाली में शिक्षक के खिलाफ शिकायत की है और मामले की जांच में पुलिस की टीम अब जुटी हुई है। बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है, पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल अब की जा रही है। स्कूल प्रबंधन मामले की जांच पड़ताल में जुट गया है। मामले को तूल पकड़ता हुआ देखकर स्कूल प्रशासन जो है वो जागा। उसके बाद स्कूल प्रशासन के द्वारा पूरे मामले में कार्रवाई की गई है। प्रिंसिपल ने कोतवाली में शिकायत की है और मामले की जांच में पुलिस की टीम जुटी हुई है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही है। पुलिस के द्वारा पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। जेपी इंटरनेशनल स्कूल का यह पूरा मामला है। तो परिजनों ने स्कूल में हंगामा किया था। परिजनों के द्वारा पूरे मामले को लेकर हंगामा किया गया था। स्कूल प्रबंधन पर मामले को छुपाने का आरोप है ये। तो इस पूरे मामले को लेकर पुलिस जांच पड़ताल कर रही है और 7वीं क्लास की छात्रा के द्वारा बैड टच को लेकर शिकायत की गई थी और इस पूरे मामले को लेकर अब कार्रवाई की जा रही है। प्रिंसिपल ने भी पूरे मामले को लेकर शिकायत की है। हमारे सहयोगी राजकुमार कश्यप जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं अधिक जानकारियों के लिए। राजकुमार, जानकारी चाहेंगे आपसे पूरे विषय को लेकर, किस तरीके से ये पूरी घटना हुई, कब की यह घटना है जिसको लेकर छात्रा ने अपने परिवारजनों से शिकायत की, इसके बाद हंगामा देखने को मिला। जी, मैं बताना चाहूंगा ये जो है अभी पिछले 1-2 दिन की पहले की घटना है और जिस तरीके से थाने में जो शिकायत हुई है, थाने में शिकायत होने के बाद उस पर पुलिस जो है जांच कर रही है और बताया जा रहा है कि उनको बैड टच की जो मामला है उसको लेकर के ये मामले आए हैं। उसके बाद परिजन जो है स्कूल में जो है हंगामा किया, जिसके बाद जो है प्राचार्य जो है एक्टिविटी दिखाए और तत्काल जो है थाने में शिकायत किए हैं शिक्षक के खिलाफ जो है। अब वही पुलिस जो है जांच कर रही है और कहीं ना कहीं इस तरीके से निजी स्कूल है रहने के लिए, लेकिन इस तरीके के मामले जो है बार बार बीच में जैसे अन्य स्कूलों से भी आते रहते थे, लेकिन इसी के लिए जो है ये इस स्कूल में ऐसा पहला घटना है। लेकिन इस तरीके से मामला आने के बाद जो पालकों में जो है थोड़ी सी रोष नजर आ रही। जी राजकुमार, जो स्कूल के प्रिंसिपल है उनका क्या कुछ कहना है पूरे मामले को लेकर? देखिए, उसमें मामले में लेकर के इनका यही कहना है कि शुरू में जो है जिस तरीके से उनकी स्थानीय जो है जांच चल रही थी, उनका पूछताछ चल रही थी, लेकिन आज जो है परिजनों के मतलब जिस तरीके से उन्होंने हंगामा किया उसके बाद जो है थाने में जो है शिकायत हुई है और जांच के बाद जो है जो भी अगर दोषी होता है उन पर निश्चित रूप से कार्य होने की बात कही रही। जी, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और जानकारियों के लिए राजकुमार। बालादा बाजार से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। जिला प्रशासन और पर्यावरण विभाग की कार्रवाई देखने को मिली है।
खपराढ़ी मामले में सीमेंट संयंत्र कारखाना प्रबंधन को नोटिस दिया गया है। सीमेंट प्लांट को 7 दिन के अंदर जवाब देना होगा। कल 18 छात्र छात्राओं के बेहोश होने का मामला सामने आया था और सीमेंट प्लांट की जहरीली गैस से बेहोश हुए थे छात्र। बड़ी खबर है ये जिस बीच सामने आ रही है। पूरे मामले को लेकर कार्रवाई की बात जो है कही गई है। बलौदाबाजार से इस वक्त की ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। जिला प्रशासन और पर्यावरण विभाग की कार्रवाई है। खपराढ़ी मामले में सीमेंट संयंत्र कारखाना प्रबंधन को नोटिस दिया गया है। नोटिस देने का ये मामला सामने आया है। सीमेंट प्लांट को 7 दिन के अंदर जवाब देना होगा। तो सीमेंट प्लांट से 7 दिन के अंदर जवाब तलब किया गया है। संतोष साहू हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। संतोष, जानकारी चाहेंगे जिस तरीके से ये नोटिस दिया गया है, क्या कुछ ये पूरा मामला है, क्या कुछ जिक्र किया गया है नोटिस में, और जिस तरीके से जहरीली गैस की बात सामने आई थी, कौन सी गैस थी जिस वजह से बच्चे जो हैं बेहोश हो गए थे? जी, बताना चाहूंगा इसमें खपराढ़ी जो सीमेंट प्लांट है श्री सीमेंट का, उसमें चार गेट हैं। 4 गेट के जो आउटडोर है उसमें सीमेंट से जो निर्माण कार्य उसके दौरान जो वहां पे डस्ट निकलता है, डस्ट निकालने के बाद उसमें एक चेम्बर आता है AFR वो 4 भागों में बटा रहता है। लेकिन उसके नष्टीकरण के लिए उसको अलग से नालियां या अलग से गड्ढा बनाया जाता है, लेकिन सीमेंट फैक्ट्री द्वारा उसको गड्ढा ना करके बाहर में खुला छोड़ दिया गया था। छोड़ने के कारण ये हुआ कि हवा के बहाव के चलते वो स्कूल की तरफ चला गया, जिसके कारण 18 बच्चियां जिसमें बेहोश हो गई थी। हालांकि कलेक्टर सहित रायपुर से पर्यावरण मंत्रालय से जो अधिकारी आए थे, उन्होंने उनकी जांच करने पर उन्होंने ये सब कमियां सीमेंट फैक्ट्री में पाया गया, जिसके कारण उसको 7 दिन के अंदर जवाब देने के लिए नोटिस जारी किया गया है। साथ ही साथ ये सभी AFR जो एरिया है उन सबको सील कर दिया गया है और उसको जब तक के उचित कार्रवाई नहीं हो जाती तब तक के वो सील रहेगा। जी। संतोष, जिस तरीके से 7 दिन में भी जवाब देने के लिए कहा गया है, ऐसे में क्या सीमेंट प्लांट के द्वारा कोई आधिकारिक बयान सामने आया हो, कुछ कहा हो, कोई सफाई पेश की गई हो उनके द्वारा? सीमेंट प्रबंधन द्वारा किसी प्रकार की कोई बयान जारी नहीं किया गया है। उनका कहना है कि हम सब साफ सफाई करवा लेंगे और करवाने के बाद ही हम उचित जो भी उत्तर रहेगा हम प्रशासन को देंगे। जी, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, जानकारियों के लिए। हाईकोर्ट की सख्ती के बाद बालोद नगर पालिका CMO ने नगर की दुकानों पर दबिश दी है। इस दौरान 36 सेट चाइनीज मांझा और चक्री जब्त किए गए हैं और कुछ मांझों को दुकान के सामने जलाकर नष्ट भी किया गया। बता दें कि हाईकोर्ट की फटकार के बाद कलेक्टर के निर्देश पर CMO ने ये कार्रवाई की है। साथ ही साथ CMO ने चाइनीज मांझा नहीं बेचने को लेकर दुकानदारों को कड़ी हिदायत दी। आदेश का उल्लंघन करने पर गैर इरादतन हत्या के तहत कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई है। और पिछले दिनों रायपुर सहित देश भर के अलग अलग हिस्सों में चाइनीज मांझों में काफी दुर्घटनाओं के बाद बिलासपुर हाईकोर्ट ने फटकार लगाई थी। मध्य प्रदेश सरकार महाकालेश्वर और ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग समेत प्रदेश के 17 धार्मिक शहरों पर पूरी तरह से शराबबंदी लागू करने जा रही है। शुक्रवार को महेश्वर में होने जा रहे मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेश की नई शराब नीति पर मुहर लगेगी। जिन स्थानों पर पूर्णतः शराबबंदी का प्रस्ताव है उनमें
सर्वाधिक 17 दुकानें उज्जैन शहर में बंद होंगी और शराबबंदी 1 अप्रैल से लागू हो सकती है। सरकार नई सरकारी देसी दारू का विकल्प भी ला सकती है और इसके अलावा सरकार जरूरी तबादलों पर तुरंत निर्णय लेने के लिए 4 साल बाद नई तबादला नीति 2025 लाने जा रही है। इसमें ऐसे तबादले जो कि कोर्ट के आदेश और दिव्यांगता, बीमारी या फिर किसी आकस्मिक अनिवार्यता को देखते हुए करने जरूरी हुए और वर्ष में कभी भी किए जा सकेंगे। प्रभारी मंत्रियों को तबादले के हक दिए जाएंगे और हालांकि मूल तबादला नीति अप्रैल में लाई जाएगी और इसी के बाद सभी तरह के तबादलों पर रोक हटेगी। रायपुर में आज बीजेपी की बड़ी बैठक हो रही है और बीजेपी प्रदेश कार्यालय में आज दिन भर बैठकों का दौर चलने वाला है। सीएम विष्णुदेव साय की मौजूदगी में ये बैठक होगी, जिसमें बीजेपी राष्ट्रीय संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन बैठक में शामिल होंगे और दिन भर के मंथन के बाद 25 जनवरी को बीजेपी की प्रत्याशी सूची आ सकती है। सामने रायपुर प्रत्याशी चयन को लेकर बीजेपी की बड़ी बैठक आज होनी है। भारत निर्वाचन आयोग की ओर से झाबुआ कलेक्टर नेहा मीना को भी बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिस अवार्ड दिया जाएगा और ये अवार्ड 2024-25 में किए गए कार्यों के लिए उन्हें दिया जाएगा। नेहा मीना को उनकी बेहतरीन कार्यशैली और निर्वाचन प्रक्रिया के प्रति प्रतिबद्धता के कारण ये प्रतिष्ठित अवार्ड मिलेगा। बता दें कि कलेक्टर नेहा मीना को 25 जनवरी 2025 को दिल्ली में आयोजित 15वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के कार्यक्रम में सम्मानित किया जाएगा। भारत निर्वाचन आयोग की ओर से दिए जाने वाला ये अवार्ड जनरल कैटेगरी में देश भर के केवल 9 कलेक्टर्स और 2 पुलिस अधीक्षक को दिया जाएगा। बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। सड़क दुर्घटना से जुड़ी जानकारी सामने आ रही है। यहां महासमुंद से इस वक्त ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। दुर्ग से पुरी जा रही बस ट्रक से टकरा गई है, हादसे का शिकार हो गई है। हादसे में 6 महीने की मासूम की मौत हो गई है और 43 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। ये बड़ी खबर है। नेशनल हाईवे पर खराब हालत में 2 दिन से ट्रक खड़ा था। महासमुंद से इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है। महासमुंद से बड़ी खबर है। दुर्ग से पुरी की तरफ जा रही बस हादसे का शिकार हो गई है। 43 लोग इस हादसे में घायल बताए जा रहे हैं और 6 महीने के नवजात की मौत हो गई है। बड़ी खबर जो निकलकर सामने आई है। आशुतोष तिवारी हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे अधिक जानकारियों के लिए। आशुतोष, जानकारी आपसे चाहेंगे हादसे को लेकर, आखिर हादसे की क्या वजह रही? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो पूरा जो मामला है सरायपाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत का है कि दुर्ग से एक परिवार के लोग थे, एक ही परिवार के कहा जाता है, उनके रिश्तेदार वगैरह थे, उनके अड़ोसी पड़ोसी के लोग थे। ये सभी लोग मिलकर दुर्ग से पुरी जा रहे थे दर्शन के लिए। तो उसी दरमियान आज सुबह करीबन 3, साढ़े 3, 4 बजे के आसपास की यह घटना है कि सरायपाली NH 53 पर घंटेश्वर मंदिर से लगभग 200 मीटर की दूरी पर ये एक खड़ी ट्रक थी जो रोड NH पे 2 दिनों से खड़ी ट्रक थी और खड़ी थी। अचानक पीछे से जाकर उसमें टकरा गई और टकराने की वजह से उसमें तकरीबन 40 से तो कभी सभी को करीब करीब चोटें आई, जिसमें से उसमें 19 लोगों को जरा गंभीर लग रहा था तो उनको लाया
गया है जहां पर उनका इलाज किया, लेकिन 9 लोगों की हालत अभी भी गंभीर बताई जा रही है। जी आशुतोष, जिस तरीके से आपने बताया 9 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है, दूसरी ओर एक 6 महीने के मासूम की मौत भी हुई है, ऐसे में पुलिस के द्वारा क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? जिस तरीके से खबर सामने आई थी कि 2 दिन से ट्रक जो है वहां पर खड़ा था, तो ऐसे में प्रशासन की भी एक बड़ी लापरवाही। लेकिन सूचना पर पुलिस तत्काल वहां मौके पर पहुंचकर सबसे पहले तो जितने लोग घायल हुए थे उन घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सरायपाली पहुंचाया। उसके बाद क्योंकि ट्रक खड़ी थी और ये बस पीछे जा रही थी पुरी की साइड में, उड़ीसा की तरफ जा रही थी, उसके बाद ये अचानक हादसा हुआ। तो कहीं न कहीं माना जा रहा था कि माना जा रहा है कि कहीं न कहीं जो बस का ड्राइवर था उसको कहीं न कहीं अगर या तो झपकी आ गई हो या अनियंत्रित गाड़ी हो गई हो, जिसकी वजह से ठोकर हुआ। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और जांच के बाद उचित कार्रवाई करने की बात कह रही है। जी बहुत शुक्रिया आशुतोष, जुड़ने के लिए और जानकारियों के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहें इंडिया न्यूज के साथ।